फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। जो हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़ लिए हैं बजट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो जो भी पसंद है आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर, चाहे फोर्थ, चाहे थर्ड सेमेस्टर, जो भी डिलीट करते हैं उनको आप लोग बता सकते हैं। क्लास चल रहा है यहाँ पे, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें उपलब्ध है। वित्तीय प्रबंधन के साधन कौन कौन से हैं? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है आपको विद्यालय में। तो विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन के निम्न साधन है, यानी कि विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन कहाँ कहाँ से आता है, पैसा कहाँ कहाँ से आता है विद्यालय में। तो विद्यालय को अनुदान मिलता है, चाहे वो सरकार द्वारा, चाहे कुछ दानी लोग होते हैं वो देते हैं। विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक, क्या जिला विद्यालय निरीक्षक को कहते हैं DIOS, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ, ऐसे कुछ होता है, इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। तो यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि BSC द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो शिक्षकों का जो सैलरी है उनका बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा होता है। तो यही वित्तीय प्रबंधन में आ जाएगा, विद्यालय अनुदान। और आपको कुछ पैसे मिलते हैं विद्यालय में TLM ग्रांट से। तो शिक्षण अधिगम सामग्री TLM हेतु अनुदान भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, ताकि बच्चों का जो कुछ कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है तो बच्चों के TLM के लिए बनाने के लिए, बच्चों के पठन पाठन को आसान बनाने के लिए, उनको चित्रात्मक रूप से पढ़ाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो सरकार TLM ग्रांट द्वारा पैसा देती है, जिसके आधार पर शिक्षण सामग्री क्रय की जाती है। और समुदाय से प्राप्त धन, ठीक है, जिस समुदाय में वो विद्यालय है, हमारे समाज में या उस स्थानीय स्वशासन द्वारा धन मिलता है विद्यालय को। जैसे विद्यालय मान लीजिए कुछ पेड़ हैं लगे हैं सरकारी, तो वो उससे भी विद्यालय को कुछ आय होता है। तो विद्यालय को समुदाय से समुदाय के सदस्यों, धनी मनी तथा समाज सेवी संस्थाएं जो होती हैं समाज में, और विद्यालय के क्रियाकलापों हेतु धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता है। समुदाय के सदस्य विद्यालय में कमरे का निर्माण करा देते हैं। ठीक है, जो लोग शिक्षा के प्रति चाहते हैं कि हमारा देश शिक्षित हो, बच्चे पढ़ें, वो क्या करते हैं, एक दो कमरा विद्यालय में बनवा भी देते हैं। विद्यालय की भू संपत्ति से अर्जित धन, वही कह रहे हैं भू संपत्ति से अर्जित धन। तो अधिकांश जैसे पेड़ वगैरह लग गया, वहाँ विद्यालय का जो संपत्ति को यूज किया है तो उसके बदले कुछ पैसा दे देते। अधिकांश विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक भू संपत्ति होती है, जिसे किराए पर दे दिया जाता है, अथवा विद्यालय के अतिरिक्त स्थान या मैदान को किसी समारोह या शादी के लिए देने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। ठीक है, क्या अतिरिक्त आय प्राप्त आप लोग कर सकते हैं, जो विद्यालय के लिए वित्तीय सहायता देती है। ग्राम पंचायत निधि तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान, तो जो ग्राम पंचायत निधि है और जनप्रतिनिधि से कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गए, उनके अकॉर्डिंग कुछ पैसे विद्यालय में मिलते हैं। और अनुदान, तो ग्राम पंचायत निधि तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय में वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्राम पंचायतों द्वारा अपने कोष, जो ग्राम पंचायत होते हैं वो अपने कोष से विद्यालय को सहायता दी जाती है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, विधायक, जो जनप्रतिनिधि विधायक ही तो होते हैं, विधायक, और सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के जो विधायक होते हैं और क्या बोलते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं, भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुदान या वित्तीय सहायता देते हैं। यानी कि विधायक सांसद भी, उनका भी फर्ज बनता है अपने विद्यालय में अपने क्षेत्र के विद्यालयों को पैसा देना और उनको प्रोत्साहित करना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए, 2016 में पूछा था। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, यानी कि बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन कैसे जरूरी है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन निम्न प्रकार सहायक हो सकता है। पहला क्या है, शिक्षकों, तो शिक्षकों एवं कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव तथा क्षमता के आधार पर नियुक्त कर सकता है। ठीक है, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव तथा क्षमता के आधार पर नियुक्त कर सकता है। आय व्यय से संबंधित एक निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय योजना
तैयार कर सकता है और उसे क्रियान्वित कर सकता है। विद्यालय की कार्य क्षमता निर्धारित कर सकता है। तो जो भी विद्यालय की कार्य क्षमता है वो वित्तीय प्रबंधन क्या करता है, निर्धारित करता है। अच्छे डेस्क, भवन, फर्नीचर, अध्यापक, समुदाय, जनप्रतिनिधि रहेंगे तो क्या होगा, विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन ये अच्छा होगा। यानी कि विद्यालय में पैसा रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, विद्यालय का कार्य क्षमता यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर सकता है। विद्यालय के जैसे कम पैसा रहेगा तो कम शिक्षक रहेंगे। यानी कि अगर कम अनुदान मिलेगा विद्यालय को तो दिक्कत हो सकता है। यानी कि पैसे के हिसाब से विद्यालय का चलन होगा, यानी कि विद्यालय चलेगा। विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों को महत्व की दृष्टि से शक्ति एवं साधन के अनुसार गति प्रदान कर सकता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य बताइए, यानी कि क्लास में आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का ज्ञान होना। तो शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष की प्रबंधन की प्रक्रिया का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षार्थी की अहम भूमिका होती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन को क्यों मैनेजमेंट करना है, तो कक्षा कक्ष में शैक्षिक वातावरण का स्वच्छ निर्माण करना। जब बच्चे पढ़ने गए तो शैक्षिक वातावरण का क्या, स्वच्छ निर्माण करना, ठीक है, हल्ला गुल्ला ना हो, बच्चे साफ सुथरे से आए, टीचर भी अच्छे से आए और स्वस्थ मेंटली पढ़ें और पढ़ाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना है। ये तो शिक्षण अधिगम यानी कि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए और बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कक्षा से संबंधित तथ्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है, ठीक है, जिससे प्रक्रिया का चहुमुखी विकास हो गया। कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना है। कक्षा कक्ष प्रबंधन को संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिगम को अस्थायी बनाना है। तो ये सब उद्देश्य हो जाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है, 2021 और 2017 में पूछा है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। भूमिका या आशय एक ही लिख सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री की जो भूमिका होती है, क्यों आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसके बारे में आप लोग कभी परिचित नहीं थे, देखे नहीं थे वो वास्तविक दुनिया में कैसा होता है। तो वही वास्तविक दुनिया में उसको उतारने के लिए ही शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्राचीन समय में शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को लिखित यानी कि लिख करके और मुंह से क्या, मौखिक रूप में शिक्षण प्रदान किया जाता था। तो लिखने से तो विद्यार्थियों को समझ आता था और बोलने से भी आता था, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा समझ में आता है, जैसे आप कभी प्रिज्म ना देखे हों या गोला ना देखे हों, ठीक है, तो अगर वो आपको रियल वास्तविक दुनिया में दिखाया जाए तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। लेकिन पहले बस लिखा जाता था और बोला जाता था। उस समय शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में किसी विशेष सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था। यानी कि टीएलएम का प्रचलन अब आधुनिक शिक्षा से प्रचलित माना गया है। यानी कि व्याख्या के माध्यम से, ठीक है, व्याख्या के माध्यम से छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी कि लेक्चर टेक्निक से पहले शिक्षा चलाई जाती थी, गुरुकुल पद्धति में वही बताया जा रहा है। शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे, शनैः शनैः अंग संस्कृत है। तो धीरे धीरे शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन हुआ। शिक्षक एवं शिक्षार्थी को समान महत्व दिया जाने लगा। छात्रों की रुचि पर ध्यान आकर्षित किया जाने लगा। इसके लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके इस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया गया। इससे पहले शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंध की अवधारणा का विकास हुआ। इसके लिए प्राप्त धन के उपयोग की चर्चा होने लगी। शिक्षण अधिगम सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग और प्रयोग के लिए प्रबंधन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाने लगा। यानी कि टीएलएम को भी प्रबंधित किया जाने लगा, यानी कि मैनेज किया जाने लगा। अगर यानी कि टीएलएम को भी शिक्षा में लाने का प्रयास किया गया, ठीक है, वही कह रहा है कि प्रबंधित किया गया है। यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री पर भी पैसा खर्च किया जाने लगा बच्चों को आसानी से समझाने के लिए। कक्षा में अनुशासनहीनता, यानी कि कक्षा में कोई बच्चा अभद्रता करता है या अनुशासनहीनता करता है तो आप उसको कैसे निवारण करेंगे, निवारण हेतु अपना विचार दीजिए 2019 में। तो कक्षा में अनुशासनहीनता
के निवारण हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, तो कक्षा में अगर अनुशासनहीनता होती है तो कौन सा सुझाव दिए जा सकते हैं? मानसिक दृष्टि से, किससे? मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ बालक, यानी कि कुछ बालक क्या होते हैं, मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ होते हैं, के साथ क्या करना, प्रेम व सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ है और उससे आप थोड़ा सा कठोर या रिजिड होकर बोलेंगे तो और भड़क सकता है। स्कूल के प्रशासक के अंदर नेतृत्व की सफल क्षमता होनी चाहिए, यानी कि एक टीचर के अंदर नेतृत्व करने का गुण होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अध्यापक के पद पर नियुक्त किए जाने चाहिए जो वास्तव में इस व्यवसाय में रुचि रखते हैं। माता पिता को शिक्षित करने हेतु साक्षरता आंदोलन चलाए जाने चाहिए। विद्यालय में राजनीति के प्रवेश का निषेध होना चाहिए, वह छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। देखिए इस टाइम जो नेपाल में गवर्नमेंट आई है, छात्र नेता ही थी, बंद कर दिया है। ठीक है, तो वो सब हो रहा है अलग अलग देशों में। छात्रों के उचित सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। तो छात्रों के अंदर जो सामाजिक और नैतिक मूल्य हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। अध्यापक का स्वयं का व्यवहार उचित जब होगा तभी बच्चे भी क्या होंगे, अनुशासित होंगे। अगर अध्यापक अभद्र होगा या अनुशासनहीन होगा तो बच्चे भी क्या करेंगे, बड़ों का देख करके सीखेंगे वही। अध्यापक व छात्रों के मध्य पर परस्पर उचित संबंध होने चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट्स बातें हैं किसके रिगार्डिंग, आपके कक्षा में अनुशासनहीनता होती है तो आप लोग ये कदम उठाएंगे और ये सुधार करेंगे। चलिए शिक्षण कार्य में, ठीक है, कौन से शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है? आप बच्चों को क्यों टूर पे ले जाते हैं? आप बच्चों से क्यों साफ सफाई थोड़ा सा करवा लेते हैं? क्यों उनसे पीटी करवाते हैं? क्यों उनसे योगाभ्यास करवाते हैं? या क्यों डेली सामान्य जी के प्रतियोगिता करवाते हैं? या बच्चे खेल खेलते हैं, ये क्यों करते हैं? तो उदाहरण स्पष्ट करना है आपको। 2020 और 2018 में पूछा है ये, ठीक है। शिक्षण कार्य में, ठीक है, किसमें, शिक्षण कार्य में। तो शिक्षण कार्य में शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियां वह गतिविधि हैं, तो शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियां वह गतिविधियां हैं जो शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करती है। यानी कि शैक्षिक गतिविधियां वो हैं जो बच्चों को बस विद्यालय में रटंतू तोता न बना करके उनको क्या बनाए, चलता फिरता एक ज्ञान का भंडार भी बनाया जाए। आजकल शैक्षिक गतिविधियां क्या हुई हैं, सभी विद्यालय में अपनाई है, चलाई जाती हैं। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, यानी कि डिबेट कंपटीशन, नाटक बच्चों से कराया जाता है, पिकनिक, ठीक है, वह शैक्षणिक भ्रमण, अभिरुचि प्रदर्शन, यानी कि जो बच्चों में जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रदर्शन करें। कोई डांसिंग में है, कोई सिंगिंग में है, कोई मिमिक्री में है, ये सब चीज़ें। छात्र परिषद बनाना, यानी कि स्टूडेंट्स काउंसिल बनाना, खेल कूद संबंधी क्रियाएं कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर, ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, ये सब शैक्षिक गतिविधियों से अभिप्राय है। तो उदाहरण देना है तो आप किसी एक पर्व का उदाहरण दे देंगे। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्रता दिवस पे उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ बच्चों ये देखिए शैक्षिक गतिविधियां हैं, इनके बारे में ये सब आवश्यक है। यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। इस दिन दिल्ली सहित देश के सभी शहरों में शानदार परेड व झांकियां का प्रदर्शन करते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, इसे गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। छात्रों को गांधी जी के विचारों से अवगत कराया जाता है। वाद विवाद व भाषण, तो ये कार्यक्रम छात्रों की अभिव्यक्ति शक्ति का विकास तो करती ही है, साथ ही उसके तर्क, यानी कि बच्चों में अगर आप बैठ के एक तरफ पक्ष बैठा दें, एक तरफ विपक्ष बैठा दें और कोई मुद्दा छेड़ दें, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे से बहस करेंगे। बहस का मतलब झाड़ा नहीं, बहस का मतलब तर्क वितर्क करेंगे, चिंतन करेंगे और कल्पना शक्ति का विकास होगा। इसके द्वारा छात्र अपने विचारों का व्यवस्थित रूप में छात्र सोचेंगे तभी ना बोलेंगे, दो चार लोगों के बीच में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकेगा कि कैसे कब कौन सा वर्ड बोलना है। इसीलिए वाद विवाद प्रतियोगिता कराया जाता है। उसके उच्चारण में शुद्धता आ जाती है, यानी कि बालक के उच्चारण में क्या होती है, शुद्धता आ जाती है। साथ ही वह अध्ययन के प्रति रुचि लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा कक्ष प्रबंधन
तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया में कौन कौन से तथ्यों का प्रबंधन आवश्यक होता है? तो कक्षा कक्ष की प्रबंधन की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्वों का आवश्यक होना है, जरूरी है, यानी कि कक्षा को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इससे संबंधित निम्न तथ्यों का प्रबंधन आवश्यक होता है। इन्हें निम्नांकित तथ्यों द्वारा पूर्ण किया जाता है। पहला, वातावरण द्वारा, यानी कि बच्चों के अंदर, सॉरी, एक अच्छा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे, वातावरण बनाएंगे अच्छा, उचित आकार यानी कि प्रॉपर साइज होना चाहिए क्लास का क्या होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, उचित बैठक व्यवस्था होना चाहिए यानी कि प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, उचित प्रकाश होना चाहिए यानी कि प्रॉपर लाइट होना चाहिए, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में। तभी क्या होगा, आपका कक्षा अच्छे तरीके से पठन पाठन चलेगा। ठीक है। ठीक है, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग होगा। तो उचित शिक्षण विधियां हैं उसका प्रयोग करना। यूज ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, छात्र सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होगा। तभी क्या होगा, क्लास प्रबंधन होगा यानी कि टीचिंग अच्छे से चलेगी क्लास में। वही कह रहा है, वही कक्षा प्रबंधन होता है कि कैसे कक्षा को चलाया जाएगा सुचारू रूप से। अतः यह स्पष्ट होता है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का स्वरूप व्यापक होता है, इसका कोई और छोर नहीं होता है कि आप कैसे कक्षा को मैनेज करेंगे। जिस माहौल के अनुसार रहेगा वैसे ही कक्षा को प्रबंधित करेंगे। इसके अंतर्गत भौतिक एवं मानवीय, ठीक है, भौतिक यानी कि डेस्क बेंच पंखा, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट प्रोजेक्टर, ये सब चीजें, मानवीय तत्व यानी कि बच्चे अध्यापक अभिभावक में क्या करना, समन्वय करते हुए प्रबंध प्रक्रिया समाप्त की जाती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित तत्वों का प्रबंधन भी कक्षा कक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण में लर्निंग कार्नर का उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो शिक्षण में क्या करना है, लर्निंग कार्नर का उद्देश्य बताना है। 2025 में, 2023 में, 2021 में, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षण में लर्निंग कार्नर का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण में लर्निंग कार्नर यानी कि पढ़ने का कोना क्या होता है, ये नहीं कि किसी रूम में जाकर के आप कोने में बैठ के पढ़े, नहीं। पढ़ने का कोना का मतलब एक तरीके से लाइब्रेरी टाइप समझ लीजिए। तो लर्निंग कार्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा लर्निंग कार्नर जहाँ पे क्या हो, एक रूम हो जिसमें जैसे आप मान लीजिए कोई जगह घूमने गए जहाँ पे क्या है, शैक्षणिक भ्रमण पे गए और उसमें कुछ चिड़ियाघर में जैसे मान लीजिए कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, वैज्ञानिक नाम वो रखा है, मछलियाँ विभिन्न प्रकार के, सांप हैं, ये सारी चीजें हैं वहाँ पे। तो वो एक तरीके से लर्निंग कार्नर के रूप में आप लोग उसको देख सकते हैं। यानी कि चिड़ियाघर को एक तरीके से लर्निंग कार्नर के रूप में आप उसका उदाहरण ले सकते हैं। मतलब एक ऐसा वातावरण जहाँ पे आपको कुछ सीख मिले कि ठीक है। लर्निंग कार्नर द्वारा नीरस नीरस विषय को रुचिकर बनाया जा सकता है। जैसे आपको अगर इतिहास नीरस लगता है तो इतिहास में जो भी लोग पहले चीज़ें इन्वॉल्व रही हैं उन सारी चीज़ों को क्या करना, टीएलएम के माध्यम से प्रस्तुत किया रहेगा तो आपको समझ में आएगा। लर्निंग कार्नर से लर्निंग कार्नर से उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है। लर्निंग कार्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो लर्निंग कार्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री को व्यवस्थित किया जा सकता है। लर्निंग कार्नर का प्रयोग प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो लर्निंग कार्नर से क्या, जो आपको कठिन लगता है वो आसानी से समझ में आएगा। लर्निंग कार्नर बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का अंग होता है और यानी कि बच्चों को बस वो केंद्रित होना चाहिए, बच्चों को समझ आना चाहिए। लर्निंग कार्नर शैक्षिक नवाचार यानी कि नए नए शैक्षिक नवाचार यानी कि नए नए खोज प्रयोग भी क्या होता है, कोई नया आविष्कार हो गया, नए नए टेक्निक्स आए, कोई नए जुगाड़ आया, वो सब लर्निंग कार्नर में रखी रहती है। तो नवीन अवधारणा है यानी कि लर्निंग कार्नर क्या है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं था। गुरुकुल पद्धति में या आज से लगभग मतलब मान के चलिए आज़ादी से पहले या आज़ादी के कुछ मतलब मध्यकालीन भारत, नवीन अवधारणा यानी कि मुगल कालीन वैदिक कालीन शिक्षा के बाद से लर्निंग कार्नर तैयार करने में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों का भी सहयोग लिया जाता है।
लर्निंग कार्नर में क्या होता है, चित्र होता है, शिक्षण के उपकरण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग होता है। अतः स्पष्ट होता है कि लर्निंग कार्नर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः यह आवश्यक है कि सभी विषयों को रुचिपूर्ण एवं सरल बनाने के लिए लर्निंग कार्नर का प्रयोग किया जाए, जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तकालय की व्यवस्था में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय का बेहतर उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था। तो पुस्तकालय के बारे में लिखेंगे, यानी कि ऐसे आपके लाइब्रेरी है विद्यालय में, तो उसको आप लोग कैसे उपयोग करेंगे पढ़ाई में। तो वास्तव में पुस्तकालय की व्यवस्था से अब वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया है। इसकी व्यवस्था के लिए निम्नलिखित जनतांत्रिक वैज्ञानिक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। शानदार पुस्तकालय भवन तथा सज्जा होना चाहिए, डेकोरेट होना चाहिए। एकदम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन होना ये सब औपचारिक बातें हैं। पुस्तकालय के लिए सबसे प्रथम आवश्यक एक अच्छे भवन और उपयुक्त सज्जा की है। पुस्तकालय के साथ ही वाचनालय भी संलग्न होना चाहिए। प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी प्रशिक्षित क्या होना चाहिए, पुस्तकालय के एक अध्यक्ष होना चाहिए जो देख रेख करें। उचित रूप में पुस्तकालय के संचालन के लिए एक प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष का होना आवश्यक है, जो व्यवस्था का सुसंचालन कर सके। उचित पुस्तकों का संकलन, ठीक है, क्या करना है, उचित पुस्तकों का संकलन करवाना है। जो पुस्तकों का चयन करने के लिए कुशल अध्यापकों की एक समिति बना दी जाए, जो क्या हो, अच्छे टीचर हो और समझदार और ज्ञानी उसमें टीचर हो, जो बच्चों को रिकमेंड करें कि ये सब आप लोग पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट तो आपको फायदा होगा और इससे सीख मिलेगी। ठीक है, यह लोग सभी विषयों के शिक्षकों से पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लें। क्या करना है, सभी जो विषय के अलग अलग हैं उसे सूची प्राप्त कर लेना है। उन पर विचार करके छात्रों की आयु, योग्यता, स्तर और आवश्यकता अनुसार तथा शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार सभी विषयों पर उत्तम और आकर्षक पुस्तकें खरीदने की व्यवस्था करें। पत्र तथा पत्रिकाओं का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे, पत्र और पत्रिकाओं का चुनाव करेंगे। वाचनालय के लिए प्रत्येक विषय से संबंधित अच्छी पत्र पत्रिकाएं मंगाई जाएं और उचित स्थान पर उचित रूप से रखी जाएं। पुस्तकों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन करना है, यानी कि पुस्तकों के अध्ययन के लिए बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय पुस्तक की चर्चा करें, उनके पृष्ठ आदि का भी संकेत कर दें और जो पुस्तकों को पढ़कर करना पड़े। समय समय पर पुस्तकों को पढ़कर अपने विचार प्रकट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। आवश्यकता अनुसार पारितोषिक की व्यवस्था की जा सकती है। तो पुस्तकों का अब विवरण, ये तो प्रोत्साहित कर दिए, अब पुस्तकों का विवरण देंगे पुस्तकालय में। ठीक है, पुस्तकों को आप, ये सब आपको ये बताना है कि पुस्तकालय को आप कैसे मैनेज करेंगे। पुस्तकों का विवरण, पुस्तकों का वितरण उनके संचालन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिन पुस्तकों का संदर्भ आया है, क्या करना है, वो उपलब्ध हो और नियमित दो और ली जाए तो अधिक से अधिक छात्र लाभ उठा सकते हैं। यानी कि पुस्तकों को पर्याप्त मात्रा में, जो भी कहानी वगैरह या नॉवेल है, आत्मकथा है, जीवनी है, ये सब चीज़ें उपलब्ध हो। समय तालिका में पुस्तकालय के घंटे की व्यवस्था हो, यानी कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय है तो उस टाइम टेबल बना है ना कि इस टाइम हिंदी के क्लास चलेगा, विज्ञान, गणित, भूगोल, सामाजिक अध्ययन। तो एक लाइब्रेरी में जाकर के बच्चों को क्या अलग से ज्ञान लेने के लिए उसके लाइब्रेरी के लिए समय बनाओ कि इतने समय आप लोग को लाइब्रेरी में जाकर के किताब खोजना है और पढ़ना है। विद्यालय की समय तालिका में ही पुस्तकालय के अध्ययन की व्यवस्था कर दी जाए। छात्र उस घंटे में अनिवार्य रूप से क्या करना है, पुस्तकालय में बैठेंगे और पुस्तक पढ़ेंगे और अपने आप में वाद विवाद करेंगे और समझेंगे और अलग तरीके से ज्ञान लेंगे। पुस्तकों द्वारा कक्षा में ही पुस्तकों का वितरण होगा। शिक्षकों द्वारा क्या होगा, कक्षा में ही पुस्तकों का वितरण होगा। आवश्यक पुस्तकें शिक्षक अपने नाम से लेकर कक्षा में छात्रों को दे सकते हैं। सुदृढ़ व्यवस्था, पुस्तकों के वितरण और वापस लेने की व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ हो। प्रतिवर्ष छंटनी हो और नई पुस्तकें मंगाई जाएं। हर वर्ष क्या होना चाहिए, छंटनी होनी चाहिए और नई पुस्तकें मंगानी चाहिए। छुट्टियों से पूर्व सभी पुस्तकें अवश्य आ जाएं और मिला ली जाएं और नई नई पुस्तकें, नई नई प्रकार की पुस्तकों को लाने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न,
पुस्तकालय एवं वाचनालय में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2023 में प्रश्न पूछा था। तो पुस्तकालय और वाचनालय में क्या अंतर होता है? तो पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रहती हैं, ये तो आपको पता है। और वाचनालय में विभिन्न समाचार पत्र होते हैं। तो पुस्तकालय में क्या होती है? पुस्तकें होती हैं, और वाचनालय में क्या होती है? समाचार पत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। समय तालिका की विद्यालय में क्या उपयोगिता है? यानी कि टाइम टेबल विद्यालय में क्यों बनाया जाता है? उसकी क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है? इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2020-2018 में पूछा है। तो समय तालिका को विद्यालय में उपयोगिता है। समय तालिका का विद्यालय में क्या उपयोगिता है? तो स्कूल के काम करने के घंटे पता चलते हैं कि कितने घंटे स्कूल में आपको काम करना है। तो विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है, मध्यावकाश कब व कितने समय का होता है, सभी कुछ निश्चित होता है समय तालिका से। इसके द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका भी ज्ञान होता है। विद्यालय परिसर में कितने क्लास हैं, इसका ज्ञान होता है। इसीलिए टाइम टेबल बनाया जाता है। यानी कि जितने टाइम टेबल बनाया गया है, जितने क्लास में बताया गया है, इतने टाइम इस क्लास में, तो पता चलेगा किसने क्लास है। समय तालिका यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। समय तालिका पूरे विद्यालय का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है कि पीटी का भी क्लास है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी है, डांसिंग का है कि सिंगिंग का है कि बच्चों का और भी कुछ विकास के लिए बनाया गया है कि नहीं। और यह भी ज्ञात होता है कि खेल कूद, पुस्तकालय अध्ययन आदि के प्रति सप्ताह में कितना समय दिया जाता है। समय तालिका बनाते समय निम्न बातों का क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। ऐसा नहीं कि ऐसा एकदम कठोर टाइम टेबल बना लिया, एकदम आसान टाइम टेबल, या मतलब बीच में बनाना, मॉडरेट होना चाहिए। समय तालिका बनाते समय बालकों की रुचि व थकान का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि एक क्लास क्या करो 2 घंटे का चला दें, बच्चे थक जाएँगे, कुछ समझ नहीं पाएँगे। आपको समय तालिका किस स्तर के लिए बनानी है, इसे भी ध्यान रखना है। यानी कि कौन-सा क्लास है, एलकेजी है, यूकेजी है, 1 है, 5 है, 10 है, 12 है, कौन-सा क्लास है और बच्चे कितने समय तक अटेंटिव होके पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाना चाहिए। समय तालिका बनाते समय छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये सब आपके समय तालिका बनाने के, तो ये सब बातों का ध्यान बनाना चाहिए समय तालिका बनाते समय, टाइम टेबल बनाते समय। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे, जिससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।